ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा सोलर बॉडी है। प्लूटो के बारे में मिली हमारी अब तक की लगभग सारी जानकारी हमें नासा के न्यू होराइजन्स नाम के इंटरप्लैनेटरी मिशन से मिली है। इस मिशन को 2006 में लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 9 सालों की लंबी यात्रा के बाद जुलाई 2015 में प्लूटो के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इस ड्वार्फ प्लैनेट का करीबी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियों का पता चला, जिसने वैज्ञानिकों का इस ड्वार्फ प्लैनेट और आउटर सोलर सिस्टम को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो एक इनएक्टिव आइसी वर्ल्ड है, जहां किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती होगी और यहां वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए कुछ खास मौजूद नहीं होगा, और इसी वजह से शुरू में वैज्ञानिकों ने इस ड्वार्फ प्लैनेट पर कोई खास रुचि भी नहीं दिखाई थी। पर न्यू होराइजन्स मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला है कि प्लूटो एक बेहद ही एक्टिव वर्ल्ड है। यहाँ एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि काफी हद तक हमारे पृथ्वी की तरह है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को इसके सरफेस पर घाटियों और नाइट्रोजन आइस से जमे हुए कई किलोमीटर विशाल पहाड़ों का भी पता चला है। इसी अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को प्लूटो के हार्ट कहे जाने वाले स्पुतनिक प्लैनेशिया नामक जगह के किनारे कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स का भी पता चला है, जो कि पहाड़ों की एक श्रृंखला या टीलों की तरह नजर आ रहे थे। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक दल ने न्यू होराइजन्स द्वारा इस स्ट्रक्चर के खींचे गए तस्वीरों और डेटा का पुनः अध्ययन कर इसके बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये स्ट्रक्चर्स असल में क्रायो वोल्केनोज यानी कि एक तरह के आइस वोल्केनोज हैं, जहां हमारे धरती पर पाए जाने वाले वोल्केनोज के फूटने पर लावा निकलता है, वहीं इन आइस वोल्केनोज से आइस और वाटर निकलता है। पर आखिर प्लूटो पर इन आइसी वोल्केनोज की खोज कैसे की गई? क्या ये आज भी एक्टिव हो सकते हैं और क्या ये प्लूटो के अंडरग्राउंड ओशियंस में मौजूद जीवन के कोई सबूत है? ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो नासा को प्लूटो के इस स्पुतनिक प्लैनेशिया नामक जगह पर ऐसे 10 स्ट्रक्चर्स या टीले मिले हैं, लेकिन वे काफी छोटे हैं। पर इन सभी में 2 टीले काफी बड़े हैं, जो कि उन्हें बाकी स्ट्रक्चर्स से अलग करते हैं। यही वजह है कि इन दोनों टीलों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया और उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने अपने स्टडी के दौरान न्यू होराइजन्स द्वारा इन स्ट्रक्चर्स के खींचे गए इंफ्रारेड इमेजेस, कलर इमेजेस और कलर स्कैन्स का अध्ययन किया। इन 2 वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स को राइट मॉन्स और पिकार्ड मॉन्स नाम दिया गया है। राइट मॉन्स की ऊंचाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है, जबकि पिकार्ड मॉन्स की ऊंचाई लगभग 7 किलोमीटर और चौड़ाई 250 किलोमीटर है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि अब तक हमारे सोलर सिस्टम में खोजा गया दूसरा सबसे विशाल आइस वोल्केनो शनि ग्रह के मून टाइटन में मौजूद है, जो कि करीब 1.5 किलोमीटर ऊंचा और करीब 80 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो के सरफेस पर मौजूद ये स्ट्रक्चर्स कितने विशालकाय और अनोखे हैं। सबसे खास बात यह है कि ये आइसी वोल्केनोज प्लूटो के हार्ट कहे जाने वाले स्पुतनिक प्लैनेशिया के किनारे में मौजूद हैं। स्पुतनिक प्लैनेशिया एक तरह का डीप बेसिन है, जिसका निर्माण संभवतः इसके सरफेस में हुए एक लार्ज इम्पैक्ट की वजह से हुआ था, और शायद इसी इम्पैक्ट की वजह से इसके आइसी क्रस्ट में क्रैक्स हो गए, जिन्होंने इसके इंटीरियर में मौजूद मीथेन, नाइट्रोजन और मोल्टन आइस वाटर को बाहर आने का मौका दे दिया। इरप्शन के दौरान ये आइस वोल्केनोज मीथेन, नाइट्रोजन और मोल्टन आइस वाटर को इजेक्ट करते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि इन विशाल टीलों का निर्माण बर्फ के ज्वालामुखी यानी आइसी वोल्केनोज के फटने के बाद हुए जमाव के कारण हुआ है, और जब बाद में वैज्ञानिकों ने इसकी डिटेल्ड स्टडी की तो उन्होंने इन आइस वोल्केनोज पर किसी प्रकार के इम्पैक्ट क्रेटर्स का पता नहीं चला, जो कि ये बताता है कि ये स्ट्रक्चर्स प्लूटो के इतिहास की उपेक्षा काफी नए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आइस वोल्केनोज करीब 1 से 2 बिलियन साल पुराने हैं, जिसमें से कुछ क्षेत्र तो 200 मिलियन साल से भी कम पुराने या इससे भी यंग हो सकते हैं। प्लूटो पर मौजूद इन अनोखे आइस वोल्केनोज की एक वजह इसके थिन एटमॉस्फेयर, वेरी कोल्ड टेम्परेचर, लो ग्रेविटी और यूनिक कंपोजिशन को भी बताया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लिक्विड वाटर और दूसरे फ्लूइड
धरती के हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से हमारे सरफेस पर फ्लूइड के फॉर्म में रहते हैं, पर प्लूटो पर एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसकी वजह से इसके सरफेस पर स्थिति स्पेस वैक्यूम जैसी ही रहती है। और इसी वजह से प्लूटो के अंडरग्राउंड से आने वाला कोई भी लिक्विड इसके सरफेस पर एक ही समय पर बॉयल और फ्रीज होगा और ज़्यादा समय तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाएगा। साथ ही प्लूटो की लोअर ग्रेविटी की वजह से इसके सरफेस पर विशालकाय स्ट्रक्चर्स बनाना भी आसान होता है। प्लूटो आकार में हमारे मून से आधा और मास में केवल 20% ही है। ऐसे में शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि इसका कोर इसके निर्माण के कुछ बिलियन सालों बाद ही ठंडा हो गया होगा, पर आखिर प्लूटो के निर्माण के इतने सालों बाद इन आइस वोल्केनोज को इतना हीट कहां से मिल रहा है, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली ही है। कुछ का मानना है कि प्लूटो को यह हीट इसके इंटीरियर में हो रहे रेडियो एक्टिव डीके की वजह से मिल रही है, और कुछ का मानना है कि प्लूटो की मिस्टीरियस हीट का कारण इसके टेक्टोनिक प्लेट्स हो सकते हैं। ऐसे में संभावना ये भी है कि प्लूटो के सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हैं, जो कि इसके मिस्टीरियस इंटरनल हीट की वजह से आज भी लिक्विड फॉर्म में बने हुए हैं। ऐसे में इसके अंडरग्राउंड ओशियंस जीवन के लिए ज़रूरी 3 में से 2 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जो कि है लिक्विड वाटर और एनर्जी। ऐसे में अगर इसके अंडरग्राउंड ओशियंस में जीवन के लिए ज़रूरी तीसरा कंपोनेंट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद हो, तो यहाँ किसी प्रकार का माइक्रोबियल लाइफ भी मौजूद हो सकता है। प्लूटो के सरफेस पर खोजे गए इन आइसी वोल्केनोस के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर प्लूटो के सरफेस के नीचे क्या चल रहा है और इसे इन वोल्केनोस को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हीट कहाँ से मिल रही है। पर धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स और मिशनों के जरिए इसके सब सरफेस का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। अगर हमें प्लूटो के सरफेस, उसके एक्टिव कोर और वहाँ मौजूद सब सरफेस ओशियन का अच्छे से अध्ययन करना है, तो हमें वहाँ और भी आधुनिक साइंस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जाना होगा। ऐसे में हमें फ्लाई बाय की जगह उसके ऑर्बिट में रहकर उसका अध्ययन करना होगा, यानी कि हमें प्लूटो पर एक ऑर्बिटर मिशन भेजना होगा, जो कि उसके ऑर्बिट में कई सालों तक रहकर उसके सरफेस, उसके कोर, एटमॉस्फेयर और उसके मून्स का अध्ययन कर ज़रूरी जानकारियां धरती तक भेज सके। अगर सब कुछ ठीक और प्लान के मुताबिक रहा तो नासा एक ऐसे ही मिशन पर काम कर रहा है जिसे 2030 तक लॉन्च किया जा सकता है। जुपिटर ग्रह के ग्रेविटी असिस्ट की मदद से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये स्पेसक्राफ्ट 2040 तक इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद ये इसके सबसे बड़े मून शैरोन के ग्रेविटी का उपयोग कर प्लूटो के ऑर्बिट में दाखिल होगा। ये करीब 2 से 3 सालों तक प्लूटो ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उसका और उसके चारों मून्स का अध्ययन करेगा। अपने मिशन के दौरान ये बार बार प्लूटो के ऑर्बिट से होकर गुजरेगा, जिस दौरान ये इसके सरफेस, एटमॉस्फेयर, सब सरफेस वाटर, मैग्नेटिक फील्ड और आइस पोल्स का करीबी से अध्ययन करेगा। कुछ सालों के बाद जब ये अपने सभी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लेगा, तब ये अपने दूसरे मिशन को शुरू करेगा। इसका दूसरा मिशन होगा कुइपर बेल्ट और उसमें मौजूद सोलर बॉडीज का अध्ययन करना। न्यू होराइजन्स मिशन, जो कि अभी कुइपर बेल्ट में मौजूद है, उसने हमें बताया है कि कुइपर बेल्ट अभी भी काफ़ी एक्टिव है, जहां वैज्ञानिकों के खोजने और अध्ययन करने के लिए काफ़ी कुछ मौजूद है। ऐसे में वैज्ञानिक चाहते हैं कि प्लूटो ऑर्बिटल मिशन अपने दूसरे चरण में कुइपर बेल्ट का भी अध्ययन कर ले, ताकि एक ही मिशन के जरिए 2 साइंटिफिक मिशंस को पूरा किया जा सके। हमने प्लूटो ऑर्बिटर मिशन पर पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पर जब तक ये मिशन एक हकीकत नहीं बन पाता, धरती पर मौजूद वैज्ञानिक अपने लैब्स में प्लूटो के एनवायरनमेंट की नकल कर ये अध्ययन कर सकते हैं कि आइसी मटेरियल्स ऐसे कंडीशंस में कैसे बिहेव करते हैं। प्लूटो हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी के दूरी की तुलना में 39 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इसे पृथ्वी को हमारे सूरज से मिलने वाले सनलाइट की तुलना में 1600 गुना कम सनलाइट मिलती है, और साथ ही इसका मास और साइज भी बेहद ही छोटा है। पर इन सब के बावजूद भी वैज्ञानिकों को प्लूटो के सरफेस पर आइसी वोल्केनोस और उसके सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड ओशियंस का पता चला है। ऐसे में ये वैज्ञानिकों की कई तरह की धारणाओं को चैलेंज कर सकता है। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि लिक्विड वाटर केवल किसी तारे के गोल्डीलॉक जोन में मौजूद ग्रहों पर ही मौजूद हो सकता है, पर हाल के कुछ वर्षों में किए गए अध्ययनों में वैज्ञानिकों को शनि और जुपिटर ग्रह के मून्स पर मौजूद अंडरग्राउंड ओशियंस का पता चला है, और हाल ही में प्लूटो के सरफेस में खोजे गए आइसी वोल्केनोज ने भी
इसके सरफेस के नीचे मौजूद ओशियंस के संकेत दिए हैं, जो कि ये बतलाता है कि हम आज भी हमारे सौरमंडल के बारे में काफ़ी कुछ नहीं जानते। ऐसे में अगर वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल या किसी दूसरे स्टार सिस्टम में जीवन की खोज करनी है तो अब उन्हें हैबिटेबल जोन से परे भी जीवन की खोज करनी होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या प्लूटो पर अंडरग्राउंड ओशियंस और किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं? हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।